जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं मघा नक्षत्र को दोष क्यों लगता है और मघा नक्षत्र की शांति पूजा कैसे की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र को दोषित नक्षत्र माना गया है, अशुभ नक्षत्र माना गया है। और अगर किसी बच्चे का इन 6 नक्षत्र के अंदर जन्म हो जाता है तो जन्म लेते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। और वही बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो यही पूजा फिर से करने को कहा जाता है। ये 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, पांचवा है रेवती नक्षत्र और छठवां है अश्विनी नक्षत्र। इन 6 नक्षत्र को दोषित नक्षत्र माना गया है, अशुभ नक्षत्र माना गया है। इसीलिए जन्म लेते ही 1 साल में और 15 साल में इसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। अब ये दोषित नक्षत्र क्यों होते हैं तो उसकी भी एक ठोस वजह है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 12 राशियों को 4 तत्व के अंदर विभाजित किया गया है। और ये 4 तत्व कौन कौन से हैं तो सुनिए। पहले नंबर पे है अग्नि तत्व, दूसरे नंबर पे है पृथ्वी तत्व, तीसरे नंबर पे है वायु तत्व और चौथे नंबर पे है जल तत्व। 12 राशियों को इन 4 तत्वों के अंदर विभाजित किया गया है। लेकिन इसमें 2 तत्व ऐसे हैं जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, परम विरोधी है, और वो है जल तत्व और अग्नि तत्व। ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप अपने घर के अंदर अपने गैस के ऊपर एक तवे को बहुत ही गर्म करो, एकदम लाल लाल गर्म करो, और फिर वो तवे को पानी में डाल दो तो छम से आवाज आएगा। ठीक उसी प्रकार एक तवे को बहुत ही गर्म करो, उसके ऊपर एक वाटी भर के पानी डाल दो तो भी उसके अंदर बहुत सारा विस्फोट वाला आवाज आएगा। अर्थात अग्नि और पानी एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, और वो जब मिलते हैं तो एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। आपको मैं गहराई से समझाने के लिए बोर्ड पे लेके जाता हूं, आइए देखते हैं। देखिए, जल तत्व के अंदर 3 राशियां आती है, और वो 3 राशियां कौन कौन सी है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों 3 जल तत्व राशि है। ठीक उसके बाद वाली राशियां जो अग्नि तत्व में आती है, सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, ये अग्नि तत्व राशि है। तो जब भी जल तत्व राशि और अग्नि तत्व राशि एक दूसरे के बाजू में आती है, ऐसा 3 बार होता है, तो वो तीनों बार एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है, और उस विस्फोट के आसपास जो करीबी नक्षत्र होते हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। उसके वजह से उस नक्षत्र की जो शुभता होती है वो कम हो जाती है, वो नक्षत्र कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। तो कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र है आश्लेषा, और सिंह राशि का पहला नक्षत्र है मघा। ये दोनों उसकी झपेट में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा, और धनु राशि का पहला नक्षत्र है मूल, वो भी उस झपेट में आ जाते हैं। इसलिए दोनों नक्षत्र कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है रेवती, और मेष राशि का पहला नक्षत्र है अश्विनी। ये दोनों भी उस झपेट के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए ये कमजोर पड़ जाते हैं, निर्बल पड़ जाते हैं। तो जब जल तत्व राशि और अग्नि तत्व राशि एक दूसरे के बाजू में आती है तो एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है, और उस विस्फोट की स्थिति के अंदर, उस विस्फोट के सबसे करीब ये 6 नक्षत्र आ जाते हैं, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्विनी। इसीलिए इनकी पूजा पाठ करने को कहा जाता है। अभी हम वापस आएंगे मघा नक्षत्र के ऊपर। मघा नक्षत्र का पूरी तरह से डिटेल स्टडी करेंगे। मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है, और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। मघा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है केतु। मघा नक्षत्र के जो भगवान है वो है पितृ, और मघा नक्षत्र अपने शरीर के अंदर अपना हृदय और अपने पीठ के ऊपर आधिपत्य रखता है। अभी हम जानेंगे मघा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। तो मघा नक्षत्र वाले लोग बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, स्वमानी, स्वाभिमानी लोग होते हैं।
ऐसे व्यक्ति दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति लाजवाब होती है, इनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही दयालु, उदार, सेवाभावी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले लोग होते हैं। मघा नक्षत्र वाले लोग दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी आंखें बहुत ही सुंदर होती है और थोड़े स्वभाव से जिद्दी, हटी, गुस्से वाले भी होते हैं। अभी हम जानेंगे कि मघा नक्षत्र को दोष लगता है, उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो 3 अलग अलग प्रकार की तकलीफ है। पहले नंबर पे, जो भी बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म लेता है, ज्यादातर देखा गया है कि वो बच्चा जन्म से लेके 8 वर्ष तक बार बार बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, इसीलिए वो एक सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि जो भी बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म लेता है, पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद 12 साल से लेकर 22 साल के दरमियान उस बच्चे की पढ़ाई के अंदर तकलीफें आने लगती है। वो बच्चा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, पढ़ा हुआ भूल जाता है, पढ़ाई में एकाग्रचित्त नहीं कर पाता, फलस्वरूप उसकी पढ़ाई दिन ब दिन कमजोर होने लगती है और आखिर में ऐसा होता है कि वो बच्चा होशियार होने के बावजूद, नॉलेजेबल, कैपेबल होने के बावजूद हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। अर्थात ग्रेजुएशन के बाद उसे जो MBA करना चाहिए, CA करना चाहिए, LLB करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार कोई बच्चा MTech किया हो तो MTech करने का, अपना इंजीनियरिंग किया हो तो इंजीनियरिंग के बाद वो MTech नहीं कर पाता, यानी कि सेकेंड डिग्री को हासिल नहीं कर पाता, हायर एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री नहीं ले पाता। इसीलिए जब बच्चा 15 साल का होता है, 10वीं में आता है, उस समय फिर से मघा नक्षत्र की शांति पूजा करने को कहा जाता है, ताकि वो सेकेंड डिग्री हासिल कर सके, मास्टर डिग्री हासिल कर सके और वो अपने कार्य में निपुणता हासिल कर सके। इसका तीसरा बैड इफेक्ट ये देखा गया है कि जो भी बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म लेता है, 25 साल से लेकर 50 साल तक जब वो मेहनत करके पैसे कमाता है, तब ये क्या खराब फल देता है। ऐसे बच्चे बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अगर वो नौकरी करता हो तो उसका इंक्रीमेंट नहीं होता, उसे प्रमोशन नहीं मिलता। अगर बिजनेस करता हो तो बिजनेस के अंदर भी उसका ग्रोथ नहीं होता, उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। इसीलिए मघा नक्षत्र की शांति पूजा बार बार करने को कहा जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसने जन्म के वक्त और 15 साल की उम्र में मघा नक्षत्र की शांति न की हो और वो व्यक्ति 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल का हो, तो भी मैं सलाह दूंगा कि उसे एक बार किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से किसी पवित्र मंदिर में जाके मघा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए, उसे बहुत ही लाभ होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि मघा नक्षत्र की शांति पूजा का विधि विधान क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले तो उसके 2 बड़े बड़े नियम हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला नियम ये कहता है कि जिस दिन मघा नक्षत्र हो उसी दिन मघा नक्षत्र की शांति पूजा करनी चाहिए, और ये मघा नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है। जिस दिन मघा नक्षत्र आता हो उसी दिन ये पूजा करनी चाहिए, उसके सिवा कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि अपने घर के अंदर ये पूजा गलती से भी ना करें। अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर किसी शिव मंदिर के अंदर या दुर्गा माता के मंदिर के अंदर जाकर ये पूजा करनी चाहिए। ये पूजा करने के भी नियम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूजा की शुरुआत में गौ मुख प्रसव शांति नाम की पूजा की जाती है। गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह, प्रसव यानी डिलीवरी, गाय के मुख से फिर से जन्म करवाना, इसे कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। ये पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पंडित जी सब सामग्री लगाने के बाद यजमान को बिठाते हैं और उनके हाथ में चावल, तुलसी, पुष्प देते हैं और संकल्प लिया जाता है।
उस संकल्प के अंदर पंडित जी आपसे बुलवाते हैं कि जिस बच्चे की पूजा है उसका नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, उनका गोत्र क्या है, वो सभी बुलवाते हैं। उसके बाद पूजा आरंभ हो जाती है। सबसे पहले दीप पूजन होता है। दीप पूजन के बाद गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा होने के बाद कलश पूजन होता है। कलश पूजन होने के बाद पुण्यावाचन किया जाता है। उसके बाद षोडश मातृ का पूजन होता है। ये सब पूजा होने के बाद नवग्रहों की पूजा होती है। नवग्रहों का विधि विधान पूर्वक पूजन होता है। उसमें उनके लोकपाल दिक्पाल को भी बुलाया जाता है, अधिदेव प्रत्यधिदेव को भी बुलाया जाता है। जब भी याद रखो पंडित जी पूजा करें तो नवग्रह के साथ अधिदेव प्रत्यधिदेव लोकपाल दिक्पाल का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद 27 नक्षत्रों की पूजा की जाती है। ये कैसे की जाती है? तो एक 27 पत्तों का एक सर्कल बनाना चाहिए। उस 27 पत्तों का सर्कल बनाने के बाद उसमें एक एक सुपारी रखनी चाहिए और हर सुपारी के ऊपर एक एक नक्षत्र के भगवान का आवाहन किया जाता है। और वो सर्कल के बीचों बीच 3 तांबे के कलश रखे जाते हैं। उसके ऊपर एक एक नारियल रखा जाता है और उन नारियल के अंदर इन भगवानों का आवाहन किया जाता है। जो लेफ्ट साइड पे है उसमें आश्लेषा नक्षत्र के भगवान सर्पदेव का आवाहन किया जाता है। बीच का जो कलश होता है उसके नारियल के अंदर मघा नक्षत्र के भगवान पितृदेव का आवाहन किया जाता है और राइट साइड पे जो है वो पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र है भगाय नमः, तो भग नाम के भगवान का आवाहन किया जाता है। इन तीनों भगवानों की विधि विधान पूर्वक षोडशोपचार पूजन किया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। होम हवन शुरू होता है। तो सभी भगवान जो आए हैं उनकी आहुति दी जाती है, लेकिन ये तीनों भगवान की 51 आहुति देनी चाहिए। यानी कि ओम सर्पाय नमः उनकी 51 आहुति, ओम पितृभ्यो नमः उनकी 51 आहुति, ओम भगाय नमः उनकी 51 आहुति, ये सभी के 51 आहुति देनी चाहिए। होम हवन होने के बाद पूर्णाहुति होती है, आरती होती है। उसके बाद 27 वनस्पतियों को जमा करके पानी में उबाला जाता है और ये उबला हुआ पानी थोड़ा ठंडा होने के बाद बच्चे के ऊपर अभिषेक किया जाता है। वो अभिषेक करने का भी एक विधि विधान है। एक मटका लिया जाता है, मटके के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं और वो पानी उस मटके के अंदर डाला जाता है और उस मटके के अंदर से 27 धाराएं जो निकलती है उस धाराओं के नीचे बच्चे को बिठाया जाता है। उस समय पंडित जी अभिषेक के कुछ खास मंत्र बोलते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक अभिषेक चलता है। ये हो जाने के बाद एक तांबे के या कांसे के थाली के अंदर घी भरा जाता है। उसके अंदर सोने का टुकड़ा रखा जाता है। सोना ना हो तो पंच धातु का टुकड़ा रखना चाहिए और उसमें बच्चा और उसके माँ बाप अपना मुख देखते हैं। तभी भी पंडित जी कुछ खास प्रकार के वैदिक मंत्रोच्चार बोलते हैं। ये हो जाने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है, ब्रह्म भोजन कराया जाता है और फिर स्नान करके वहां से घर पे आया जाता है। प्रिय दर्शकों, जो मघा नक्षत्र है ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है। इसको रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। यानी जो भी बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म लेता है ज़्यादातर उन लोगों को रिसर्च के अंदर अच्छी सफलताएं मिलती है, फिल्म सिटी में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है और ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत इमोशनल सेंसिटिव भावनात्मक होते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरे 30 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि जो भी बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म लेता है उसको 3 तकलीफें मैंने खास देखी है। जन्म से 8 वर्ष तक एक सामान्य बच्चे की तुलना में वो ज़्यादा बीमार पड़ता है। इसीलिए पैदा होते ही 1 साल के अंदर मघा नक्षत्र शांति पूजा करनी चाहिए। 12 साल से लेकर 22 साल के दरमियान वो बच्चे की पढ़ाई में दिक्कतें आती है, अड़चनें आती है, रुकावटें आती है। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, पढ़ा हुआ भूल जाता है, पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, फोकस नहीं हो पाता है। फलस्वरूप वो धीरे धीरे पढ़ाई में कमज़ोर होने लगता है और चाह कर भी मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता। तीसरे नंबर पे ये भी देखा है कि जब व्यक्ति मेहनत करके पैसे कमाता है 25 साल से लेकर 50 साल के दरमियान, तो वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर, कुटुंब के अंदर वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं।
ऐसे व्यक्ति सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई एप्रिसिएशन नहीं देता, उनकी हौसला अफजाई नहीं होती, उनकी कोई कद्र नहीं करता। इसलिए वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए मघा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको मघा नक्षत्र का दोष क्यों लगता है, उसकी पूजा कैसे की जाती है, वो सारी बातें गहराई से बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।